नमस्कार। आज हम कुछ अहम विषयों को खंगाल रहे हैं, संसाधन, भूमि और मिट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल, संसाधन होता क्या है? अक्सर हम सोचते हैं जमीन, पानी, खनिज ये संसाधन है कि कोई भी चीज जो पर्यावरण में मौजूद है और हमारी जरूरत पूरी कर सकती है वो असल में संसाधन तब बनती है जब तीन शर्तें पूरी हों। अच्छा, वो क्या है? एक तो उसे इस्तेमाल करने की तकनीक हमारे पास हो, दूसरा वो तकनीक या चीज आर्थिक रूप से ज्यादा महंगी ना हो, मतलब संभव हो, हाँ ठीक है। और तीसरा समाज उसे अपनाने को तैयार हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ चीज का होना ही काफी नहीं है ना? बिल्कुल। सोचिए, जमीन के नीचे कोयला है, पर अगर उसे निकालने की तकनीक ही नहीं है, या मान लीजिए तकनीक है पर खर्चा इतना ज्यादा है कि बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, हाँ। या फिर लोग ही उसके इस्तेमाल के खिलाफ है, तो वो उस वक्त तक मतलब पूरी तरह संसाधन नहीं कहलाएगा। सही। इसमें तकनीक, अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति तीनों का बहुत अहम रोल है। जैसे आपने कहा, भूमि, जल, जंगल, खनिज ये सब प्रकृति की देन है, प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधनों को अलग अलग तरीकों से बांटा भी गया है इन दस्तावेजों में। जैसे वो कहाँ से मिले, जैविक है या अजैविक, कब तक चलेंगे, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, मालिक कौन है, निजी, सरकारी या सबका, और उनका विकास कितना हुआ है जी। इनमें से एक वर्गीकरण मुझे काफी दिलचस्प लगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हाँ, जैसे खुला समुद्र, वो किसी एक देश का नहीं है, वो सबका है, उस पर सबका हक है। अगर ये संसाधन कुछ ही लोगों या देशों के हाथ में सिमट कर रह जाएं, तो उससे न सिर्फ असमानता बढ़ती है, बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और यहीं से मेरा ख्याल है बात आती है सतत विकास की ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल। यानी ऐसा विकास जो आज की हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन ऐसा करते हुए पर्यावरण को इतना नुकसान ना पहुंचा दे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। एकदम सही। ये सिर्फ आज की नहीं, कल की भी सोच है। हाँ। और ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं रह गया है, ये एक वैश्विक चिंता बन चुका है। अच्छा। आपको याद होगा, इसी चिंता को लेकर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। हाँ, रियो समिट, सुना है उसके बारे में। जी, दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के नेता वहां जुटे थे। उनका मकसद था पर्यावरण के बिगड़ते हालात, गरीबी और बीमारियों से मिलकर लड़ना, और एक ऐसा रास्ता खोजना जिससे विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और वहीं पर शायद वो एजेंडा 21 की बात हुई थी। हाँ बिल्कुल, एजेंडा 21 नाम की एक कार्य योजना पर भी सहमति बनी थी। उसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य भी ले कहां पे, दुनिया के देश मिलकर आपसी सहयोग से पर्यावरण की गिरावट, गरीबी और बीमारियों का मुकाबला करें। अच्छा। ये एजेंडा 21 आप कह सकती हैं एक तरह से दुनिया के लिए साझा रोड मैप जैसा था। इसने इस बात पर मोहर लगाई कि पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक को नजरअंदाज करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये दिखाता है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल और उनकी देखभाल ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का साझा मसला है। और इसके लिए आपसी सहयोग जरूरी है। सोच समझकर संसाधनों का इस्तेमाल करना। जैसे कोई आसान उदाहरण? बिल्कुल, जैसे हम घर का बजट बनाते हैं ना, कि कितनी आमदनी है, कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है। हाँ। बस वैसे ही देश के स्तर पर संसाधनों की योजना बनाना, यही है रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, इसमें मोटे तौर पर 3 कदम शामिल होते हैं, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। पहला, पता लगाना कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, कहाँ है, कितनी मात्रा में है, किस गुणवत्ता के हैं। इसके लिए सर्वे होता है, मैपिंग होती है। ठीक है, लिस्ट बना ली। फिर एक योजना बनाना कि इन संसाधनों को निकालने या इस्तेमाल करने के लिए सही तकनीक क्या होगी, पैसा कहाँ से आएगा, संस्थागत ढांचा कैसे तैयार किया जाए। अच्छा। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि इस संसाधन विकास योजना को देश की बाकी विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, ताकि सब मिलकर एक दिशा में काम करें। एकदम सही, ताकि ऐसा ना हो कि एक योजना दूसरी को काट रही हो। और इसका फायदा क्या होगा? इससे फायदा जाहिर है, बर्बादी कम होगी, पर्यावरण पर बुरा असर कम पड़ेगा, और हम भविष्य के लिए भी कुछ बचा पाएंगे। थोड़ा भारत पर ध्यान देते हैं। हाँ। खासतौर पर भूमि संसाधन पर। जी। भारत में जमीन भी कई तरह की है। दस्तावेज बताते हैं कि करीब 43% हिस्सा मैदानी है, जो खेती के लिए सबसे अहम है। हाँ बिल्कुल, लगभग 30% पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ जंगल, नदियाँ, वन्य जीवन जैसे कुदरती खजाने हैं। और बाकी 27% पठारी क्षेत्र है, जहाँ खनिज मिलते हैं, जंगल है और कुछ खेती भी होती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में भौगोलिक विविधता कितनी ज्यादा है। हाँ, और हर तरह की जमीन का अपना अलग महत्व है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। वो क्या? भारत का कुल क्षेत्रफल करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, पर हमें सिर्फ 93% हिस्से के भूमि उपयोग के ही पक्के आंकड़े पता है। अच्छा, बाकी 7% का क्या? कुछ सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर उत्तर पूर्व में, जिनका सर्वे अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है या आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
और जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इन दस्तावेजों में है वो ये कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन निम्नीकृत हो चुकी है। 13 करोड़ हेक्टेयर, अरे ये तो बहुत बड़ा इलाका हुआ। इसका मतलब क्या है? निम्नीकृत मतलब उसकी गुणवत्ता खराब हो गई है। वो जमीन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही, या तो बंजर हो रही है या उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। बाप रे, 13 करोड़ हेक्टेयर। हाँ, और इस 13 करोड़ हेक्टेयर में से भी करीब 28% हिस्सा वो है जहाँ जंगल खराब हो गए हैं। अच्छा। 56% पानी के कटाव से प्रभावित है, यानी मिट्टी बह गई है। जी, और बाकी जमीन हवा के कटाव या फिर लवणता और क्षारीयता, मतलब जमीन में नमक या खारापन बढ़ जाने की वजह से खराब हो गई है। ये तो हमारी कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये जमीन खराब होती क्यों है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक कारण है जैसे बाढ़ या सूखा? प्राकृतिक कारण तो है बिल्कुल, लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक मानवीय गतिविधियां एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, वो कट गए तो मिट्टी ढीली हो जाती है। हाँ। जानवरों द्वारा जरूरत से ज्यादा चराई, घास खत्म हो जाती है, जमीन खाली रह जाती है। खनन के लिए जमीन खोदना, माइनिंग, हाँ, ये सब सीधे सीधे मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके अलावा कुछ इलाकों में गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने से जमीन में नमक बढ़ जाता है, वो खराब हो जाती है। पंजाब हरियाणा में शायद ये समस्या है। हाँ, उन इलाकों में जहाँ ज्यादा सिंचाई होती है वहाँ ये समस्या देखी गई है। फिर सीमेंट या पत्थर तोड़ने वाले उद्योगों से जो धूल उड़ती है वो मिट्टी पर जम जाती है, उसकी पानी सोखने की क्षमता कम कर देती है, उर्वरता घटा देती है। और कारखानों से निकलने वाला कचरा, वो तो खैर जमीन और पानी दोनों को प्रदूषित करता ही है। मतलब कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। काफी हद तक। लेकिन क्या इसे ठीक करने के रास्ते भी हैं या बस हो गया जो होना था? नहीं, रास्ते बिल्कुल हैं, और इन दस्तावेजों में कई उपाय सुझाए भी गए हैं। क्या है वो उपाय? जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, यानी वनीकरण, चराई और नियंत्रित करना, मतलब हर जगह जानवरों को चरने ना देना, खेतों के किनारे या रेतीले इलाकों में पेड़ों की कतारें लगाना, जिन्हें रक्षक मेखलाएं, शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ये हवा की रफ्तार कम करती हैं और मिट्टी को उड़ने से रोकती हैं। अच्छा। रेतीले टीलों को स्थिर करने के लिए कांटेदार झाड़ियां उगाना, खराब हो चुकी जमीन का सही प्रबंधन करना, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। हाँ, ये जरूरी है। और कारखानों के गंदे पानी और कचरे को उसे साफ करके ट्रीटमेंट के बाद ही बाहर छोड़ना। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि समाधान मौजूद है, बस उन्हें सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर समस्या इंसानों ने पैदा की है तो समाधान भी इंसानी कोशिशों से ही निकलेगा। भूमि के बाद अब आते हैं मिट्टी पर, सॉइल। हाँ, इसे तो सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में गिना जाता है। बिल्कुल। और ये नवीकरणीय भी है, जी, मतलब दोबारा बन सकती है। बिल्कुल। पौधे इसी में उगते हैं और धरती के अनगिनत जीव जंतुओं का आधार वो यही है। जी, इसमें जैविक पदार्थ जैसे ह्यूमस और खनिज कण दोनों होते हैं। पर यहाँ एक पेंच है, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं। क्या? मिट्टी नवीकरणीय तो है, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया वो बेहद धीमी होती है। हाँ, ये बात सच है। 1 इंच मिट्टी बनने में हजारों साल लग सकते हैं। हजारों साल? जी, कई चीजें मिलकर मिट्टी बनाती हैं। वो मूल चट्टान, जिसके टूटने से कण बनते हैं, जलवायु यानी तापमान और बारिश, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो गलकर ह्यूमस बनाते हैं, जमीन का ढलान, और सबसे जरूरी समय। इतनी धीमी प्रक्रिया से बनी चीज अगर गलत प्रबंधन से कुछ ही सालों में बह जाए या खराब हो जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए मिट्टी का संरक्षण इतना ज्यादा जरूरी है। और भारत में तो जैसा हम जानते हैं कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं ना? हाँ, भारत मिट्टी के मामले में बहुत समृद्ध है, बहुत विविधता है। कुछ खास किस्मों की बात करें तो? हाँ जरूर, जैसे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। कहाँ मिलती है ये ज्यादातर? उत्तरी मैदानों में, नदियों के किनारे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में यही मिट्टी है। इसमें रेत, सिल्ट और क्ले का अच्छा मिश्रण होता है। अच्छा। ये भी 2 तरह की होती है, खादर जो नदी के पास वाली नई जलोढ़ है, और बांगर जो नदी से दूर वाली पुरानी जलोढ़ है। गन्ना, चावल, गेहूं, दालें, इन सब के लिए बेहतरीन है। फिर काली मिट्टी? हाँ, ब्लैक सॉइल, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए मशहूर है। कॉटन सॉइल? जी, दक्कन के पठारी इलाकों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में ये खूब मिलती है। इसकी खासियत है कि ये नमी को बहुत अच्छे से सोख कर रखती है। अच्छा, पानी पकड़ कर रखती है। हाँ। फिर है लाल और पीली मिट्टी। ये उन इलाकों में मिलती है जहाँ बारिश कम होती है। चट्टानों में लोहे के अंश होने की वजह से इसका रंग लाल दिखता है। और पीली क्यों? जब इसमें पानी मिलता है, हाइड्रेशन होता है, तो ये पीली सी लगने लगती है। ओके, फिर लैटेराइट मिट्टी, ये नाम थोड़ा अलग है। लैटेराइट मिट्टी ज्यादा तापमान और भारी बारिश वाले इलाकों की मिट्टी है। इसमें लीचिंग यानी पोषक तत्वों का नीचे बह जाना काफी होता है, तो ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। कहाँ मिलती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में मिलती है। चाय, कॉफी और काजू के लिए ठीक रहती है। अच्छा, और रेगिस्तानी मिट्टी भी होती होगी? बिल्कुल, मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सॉइल, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रेगिस्तानी इलाकों की मिट्टी है। रेतीली और खारी होती है, नमी और ह्यूमस की कमी होती है, नीचे कंकड़ की परत भी मिल सकती है। राजस्थान साइड में? हाँ, पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में।
और एक और है वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। ये पहाड़ी और जंगली इलाकों में पाई जाती है। घाटियों में ये ज्यादा उपजाऊ दोमट जैसी होती है, पर ऊपरी ढलानों पर कंकरीली हो सकती है। वाह, इतनी तरह की मिट्टियां, ये तो भारत की कृषि विविधता का एक बड़ा कारण है। निश्चित रूप से। लेकिन इन सभी मिट्टियों पर एक खतरा मंडराता रहता है, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सीधी भाषा में कहें तो मिट्टी की ऊपरी परत का अपनी जगह से हट जाना या बह जाना। ये कैसे होता है? ये हवा से भी होता है और पानी से भी। प्राकृतिक रूप से तो ये होता ही है, ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर इंसानी गलतियों से, जैसे हमने पहले बात की, जंगल काटना, जानवरों को ज्यादा चराना, गलत तरीके से खेती करना या निर्माण कार्य, इनसे इसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आपने कहा गलत तरीके से खेती करना, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पहाड़ी ढलान है, अगर आप उस पर ऊपर से नीचे की तरफ हल चलाएंगे तो पानी के बहने के लिए सीधी नालियां बन जाएंगी और वो पानी तेजी से मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगा। अच्छा, तो कैसे करना चाहिए? ढलान पर गोलाई में एक ही ऊंचाई के साथ हल चलाना चाहिए, जिसे समुच्च जुताई कहते हैं। और कटाव भी कई तरह का होता है शायद। हाँ, कभी कभी पानी मिट्टी को काटकर गहरी नालियां बना देता है, उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। चंबल के बीहड़ इसी तरह बने हैं। बाप रे। कभी कभी बारिश का पानी पूरी जमीन पर एक चादर की तरह फैलता है और ऊपर की पतली परत को धीरे धीरे बहा ले जाता है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। ये दिखता नहीं, पर होता बहुत नुकसानदायक है। और रेगिस्तानी या खाली इलाकों में तेज हवा मिट्टी को उड़ा ले जाती है, वो पवन अपरदन है। तो इस कटाव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई वनीकरण वगैरह? हाँ, वनीकरण तो है ही, उसके अलावा भी कई तरीके हैं जो जमीन और हालात के हिसाब से अपनाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, समुच्च जुताई, ढालान वाली जमीन पर गोलाई में हल चलाना, सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग, पहाड़ों पर सीढ़ियां जैसे खेत बनाकर खेती करना, इससे पानी रुक रुक कर बहता है और कटाव कम होता है। अच्छा, टेरेस फार्मिंग। जी, पट्टी कृषि, इसमें खेतों को पट्टियों में बांटकर अलग अलग फसलें उगाते हैं और बीच बीच में घास की पट्टियां छोड़ देते हैं, इससे हवा का जोर कम होता है। ओके। रक्षक मेखलाएं, खेतों के किनारों पर या रेतीले इलाकों में पेड़ों की कतारें लगाना, ये हवा की रफ्तार को रोकती हैं। इसके अलावा जहाँ गहरी नालियां बन गई हैं, वहाँ छोटे छोटे बांध बनाना या पेड़ लगाना ताकि वो और गहरी ना हो। जंगल उगाना और खनन को नियंत्रित करना भी जरूरी है। मतलब तरीके तो काफी हैं। हाँ, तरीके हैं, पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर जगह एक ही तरीका काम नहीं करता। पहाड़ों पर शायद सीढ़ीदार खेत ज्यादा कारगर हो, तो सूखे मैदानी इलाकों में रक्षक मेखलाएं ज्यादा जरूरी हैं। सही तरीका चुनने के लिए स्थानीय समझ, वहाँ के हालात को जानना बहुत मायने रखता है। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि संसाधन क्या है, क्यों उनका सोच समझकर इस्तेमाल जरूरी है और कैसे सतत विकास का रास्ता हमें भविष्य की ओर ले जा सकता है। जी, हमने भारत में जमीन के उपयोग, उसकी बर्बादी के कारणों और बचाव के तरीकों पर भी बात की। हाँ, और वो 13 करोड़ हेक्टेयर का आंकड़ा काफी चिंताजनक था। बिल्कुल। और आखिर में हमने जीवन देने वाली मिट्टी की अहमियत, उसके अलग अलग प्रकार, कटाव के खतरे और संरक्षण के उपायों को जाना। बिल्कुल, ये सारी बातें हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं कि ये जो प्राकृतिक खजाने हैं हमारे पास, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, खनिज हो या मिट्टी, ये सीमित है।